हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 10th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आज के इस सेशन में हमने अगेन कल के सेशन का कंटिन्यू करा है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 1 हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिए थे, उस पर एमसीक्यूज। और आज का इस सेशन पार्ट 2 है हमारा। जो भी टॉपिक्स उसमें रह गए थे वो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है आज के इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो आपको इस सेशन को अच्छी तरीके से देख लेना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अब मैं आपको बता दूँ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि ऑन गोइंग है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी आप फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 17 सितंबर 2022। उससे पहले पहले आपका आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर ही लेना है। अब नेक्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स इन्होंने रिलीज नहीं करी है। जब भी रिलीज करते हैं मैं आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर दूंगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, आपका जो पेपर है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर जो आपका वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 35 एमसीक्यूज पर बेस्ड होता है, वो 35 मार्क्स। तो पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, पेपर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो इसके लिए जो सिलेबस है जो आपको फॉलो करना है, उसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखे हैं। वहाँ से आपका सिलेबस इन डिटेल देख सकते हो। अब जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, यानी मिनिमम 35 एमसीक्यूज एग्जामिनेशन में करेक्ट मार्क कर कराना होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको 35 एमसीक्यूज के लिए, जो कि आपका पेपर 1 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजीज पर, हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थियरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। एंड देन उसके बाद नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। मॉक टेस्ट है, जिससे करने से आपकी प्रैक्टिस होते रहती है। एंड उसके बाद हम आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हमने यहाँ पर आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम आपको वीडियो लेक्चर्स में सारी चीज़ें, थियोरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह पर आपको इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशन बाकी है। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एग्जाम्पल फॉर साइंटिफिक नॉलेज इज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल गिवन है। सो हियर साइंटिफिक नॉलेज मीन्स ऐसी नॉलेज जो हमें मिलती है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस और बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, सोशल बिलीव्स। सोशल बिलीव्स मीन्स सोसाइटी की बिलीव्स, वो चीजें जिन पर सोसाइटी बिलीव करती है। सो हियर जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और यू कैन से वेयर डू वी गो आफ्टर डेथ। सो यहाँ पर इन सारी चीजों पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते हो और ना ही इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और यू कैन से जो रिलीजियस बिलीव्स पर बेस्ड स्टडी होती है उसे हम कहते हैं थियोलॉजी। अगेन थियोलॉजी पर आप डायरेक्ट यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते हो और ना ही इन सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी,
laboratory and field experiments. So यहाँ पर yes, it is the example of scientific knowledge जहाँ पर आप labs या real life के फैक्ट्स पर बेस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस चीजों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो. सो हियर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक नॉलेज. ओके, फिर जहां पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो, उस चीजों को एनालाइज करते हो, जहां पर आपको न्यू इंफॉर्मेशन और आप कुछ न्यू नॉलेज गेन करते हो. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट. A research instrument giving inconsistent results has. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं. सो हियर इनकंसिस्टेंट मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपका एक्चुअल वेट है 70, ओके, और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है 60. देन आपने सेकेंड टाइम वेट किया, सो आपका आ रहा है 40. आपने थर्ड टाइम वेट किया तो आपका आ रहा है 50. सो आप देख रहे हो हर बार आपको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम नहीं मिल रहे. ओके, आपने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये वेट किया अपना. ओके, थ्री टाइम्स आपने वेट किया और तीनों भी टाइम आपका वेट अलग अलग आ रहा है. दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंस. और इनकंसिस्टेंट जब रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. Then we have option A, high reliability. High reliability means जहाँ पर आपको आपने जितने भी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको सेम ही मेजरमेंट आएगा. सो आपने यहाँ पर मेजर किया, आपने 3 टाइम्स मेजर किया और तीनों भी टाइम आपको आया 55, 55 एंड 55 वेट. दैट मीन्स हियर ये मशीन जो है इट इज हाईली रिलायबल. ओके, देन वी हैव ऑप्शन बी, हाई वैलिडिटी. हाई वैलिडिटी मीन्स आपका एक्चुअल वेट 70 है और आपने वेट किया वेइंग मशीन पर, सो आपका भी वेट आ रहा है 70. मीन्स यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट 70 था एंड आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो 70. मीन्स इक्वल वैल्यू आनी चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाई वैलिडिटी. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया इनकंसिस्टेंट रिजल्ट हमें जब मिलते हैं हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं. सो यस, जब इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं मीन्स अलग अलग हर टाइम रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, सो उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A research problem is primarily chosen depending upon. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली किस फैक्टर्स पर चूज करते हैं. सो हियर ऑप्शन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. नो स्टूडेंट्स, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज उस रिसर्च में कितने मनी स्पेंड हो गया उस बेसिस पर हम रिसर्च प्रॉब्लम को चूज नहीं करते. यस, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए, बट ये मेन फैक्टर नहीं होता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर प्राइमरीली वर्ड मीन्स मेन फैक्टर. ये मेन फैक्टर नहीं होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर. सो हियर अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर मीन्स कुछ टॉपिक्स पर पहले से ही स्टडी हो गई है जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है आर्टिकल्स, जर्नल्स और पेपर्स में. ओके, सो रिसर्च प्रॉब्लम चूज करने के लिए जो पहले से ही स्टडी की गई है उन टॉपिक्स पर रिसर्च प्रॉब्लम चूज नहीं कर सकते. जैसे बिकॉज रिसर्च का मेन एम और यू कैन से गोल ही होता है कि कुछ न्यू प्रॉब्लम पर स्टडी करे और यू कैन से कोई न्यू एरिया को एक्सप्लोर करे. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज incorrect. Then here option A, its relevance. So yes, it is the correct option. So here relevance means वो research problem कितनी important होनी चाहिए. Okay, important और you can say कितनी useful और कितनी beneficial होना चाहिए. जैसे for example कोविड डिसीज. ओके, कोविड-19 वायरस और यू कैन से कोविड डिसीज. सो कोविड डिसीज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और उसका एप्लीकेशन देखना था बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल और ये सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल था. दैट्स व्हाई हियर हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली और प्राइमरीली चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेलिवेंस. सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक किस ऑप्शन में गिवन है ये फाइंड आउट करना है. सो हियर ऑप्शन ए, इट कैन बी रेप्लिकेटेड एंड डुएबल. सो यस, इट इज करेक्ट बिकॉज
जो भी रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा उस रिसर्च को दूसरे रिसर्चर रिपीट करते हैं ताकि उस रिसर्च से कुछ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू क्वेश्चन डेवलप हो सके. So yes, it is the characteristic of good research, or this is known as replication. Okay. So replication, it is the one of the most important characteristic of research. That's why here option A is correct. Then option B, it generates new questions or is cyclical in nature. So students, remember this is known as cyclicality. Okay. Cyclicality means जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को एक साइकिल में परफॉर्म करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हमारी रिसर्च एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और एक प्रॉब्लम पर एंड होती है. सो आप जब भी एक प्रॉब्लम पर रिसर्च परफॉर्म करते हो तो आपको उस प्रॉब्लम पर एक सोल्यूशन मिलता है. सो आपका सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, आपके सोल्यूशन से ही आपको एक न्यू प्रॉब्लम मिलता है और अब उस सोल्यूशन से ही आपको एक प्रॉब्लम मिलता है. सो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फिर से रिसर्च करते हो. दिस इज नोन एज साइक्लिकलिटी. So yes, again here option B is the characteristic of good research. Then here option C, it is systematic. Yes, here option C is also correct. आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मीन्स आपको रिसर्च में और अपनी रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और यू कैन से एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ना कि रैंडमली उस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, ना कि जिगजैग मैनर में परफॉर्म करते हैं. आप कैसे भी रिसर्च को परफॉर्म नहीं करते हो, आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो यस, हियर ऑप्शन सी इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. So here validity, as you know, it is the characteristic in research, or external validity, it is the type of validity. Okay. So here what is external validity? तो external validity क्या होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे रिसर्चर को एक लार्ज पॉपुलेशन पर रिसर्चर ने एक लार्ज पॉपुलेशन से एक स्मॉल पॉपुलेशन पर रिसर्च किया, ये देखने के लिए कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर या नहीं. ओके. सो रिसर्चर का ये रिजल्ट आया कि ये स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसर्चर ने एक स्मॉल पार्ट पर ही रिसर्च किया, नॉट के पूरी पॉपुलेशन पर. ओके. तो यहाँ पर रिसर्चर का जो रिजल्ट आया है ये देखना है रिसर्चर को कि ये बाकी पॉपुलेशन पर भी ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं, कि बाकी लोग भी अगर स्मोकिंग कर रहे हैं सो उनका लंग के अफेक्ट कर रहा है या नहीं. ओके. सो अगर ये जो रिजल्ट है ये बाकी पॉपुलेशन पर भी रिसर्चर अप्लाई कर रहा है, सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो एक्सटर्नल वैलिडिटी किससे डील करता है? जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से. ओके. सो हियर इन दिस क्वेश्चन, external validity means extent of generalizability that results provide. So here option C is the right answer. Then we have option A, methods used in the study. No students, here option A is not the correct definition of external validity. Then option B, relation of research problem with researcher's personal life. Again, obviously option B is incorrect. So here option C is the right answer. Okay, next. Identify the features of the scientific method from the following list. So students, इस क्वेश्चन में हमें scientific method के characteristic find out करने हैं. So here option A, clearly defined variables and procedure. So remember students, this is known as systematics. Okay, means आपको अपनी research systematic way से perform करनी चाहिए. आपको जो भी आपके research में variables है आपको proper define करने चाहिए और आपको आपकी जो रिसर्च होती है आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो यस, हियर ऑप्शन ए, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड. देन हियर बी, empirically tested hypothesis. This is known as empirical. Okay. So students, here empirically tested hypothesis means आपको आपकी रिसर्च, आपके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी की कही सुनी बातों पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए. That's why here option C is also a characteristic of scientific method. Then option C, linguistic justification of conclusions. So here
लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, ओके, मीन्स आपको आपकी कंक्लूजन्स, आप जब भी आपके कंक्लूजन्स फॉर्म करते हो तो आप आपकी लैंग्वेज कैसे जस्टिफाई करते हो, कैसे, मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, okay, that's why here option C is incorrect. So here correct option is option D. Both A and B are the characteristics of the scientific method. Okay, next question. Identify the characteristics of a good research topic. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें गुड रिसर्च टॉपिक के फीचर्स गिवन है. So here option A, the topic is researchable. So yes, it is the characteristic of good research topic, जहाँ पर आपकी रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सके, ना कि आपका रिसर्च टॉपिक अनरिसर्चेबल होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गॉड के बारे में फाइंड आउट करना है या फिर आपको सोल के बारे में फाइंड आउट करना है, सो आप इन टॉपिक पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो, ना ही इन टॉपिक को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो और ना ही इन टॉपिक पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आप रिसर्चेबल होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देन ऑप्शन बी, द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग. So yes, again here option B is also the characteristic of good research topic, जहाँ पर आप जो भी रिसर्च अपनी रिसर्च में जो टॉपिक चूज करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. बिकॉज आपका जो रिसर्च होता है वो एक दिन 2 दिन का नहीं होता है, आपको 3 to 4 years आपको आपके रिसर्च में देना पड़ता है, आपके PhD प्रोग्राम में देना पड़ता है. इसीलिए आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए. देन हियर ऑप्शन सी, द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट. सो हियर सिग्निफिकेंट मीन्स बेनिफिशियल. ओके, मीन्स आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से फीचर ऑफ good research topic. So here option D is the right answer because here all the 3 options are the feature of good research topic. Next question. A research finding is authentic if it's. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग को हम ट्रू कब कहेंगे. ओके, सो हियर ऑथेंटिक मीन्स ट्रू और यू कैन से रिसर्च फाइंडिंग हमारी सही कब होगी. सो लेट्स सी ऑप्शन ए, वैलिड. वैलिड, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए. मीन्स आपको जो एक्चुअल में मेजर करना था कि आपकी रिसर्च उस चीज को एक्चुअल में मेजर कर पा रही है. सो अगर वो मेजर कर पा रही है दैट इज नोन एज वैलिड. सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए. देन हियर ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज आपको आपकी रिसर्च में सम प्रोसीजर और यू कैन से सम स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च, ना कि रिसर्चर को आपकी प्रेफरेंस को आगे रखना चाहिए, रिसर्चर को उनकी प्रेफरेंस को, और रिसर्चर को यहाँ पर बायस भी नहीं होने चाहिए. ओके, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. देन हियर ऑप्शन सी, ओरिजिनल. सो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग. सो आपकी रिसर्च, आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हो, रिसर्च की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करे. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी चीज न्यू होती है वो ओरिजिनल होती है. That's why here option C is also correct about research finding. So here correct option is option D, all the above. Moving on to the next question. Dash validity assesses whether the test looks valid to the readers who read it. So students, here validity, it is the one of the characteristic in research. और वैलिडिटी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने देखा एक्सटर्नल वैलिडिटी और यहाँ पर आपको गिवन है फेस वैलिडिटी, कंटेन वैलिडिटी. सो दिस आर द टाइप्स इन वैलिडिटी. ओके, सो हियर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसके अपीयरेंस से ही और जिसको देखते ही आप गेस कर लेते हो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. सो उस वैलिडिटी को हम क्या कहते हैं. सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक टेस्ट टीचर ने दिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स गिवन है आपको. ओके, sin थीटा प्लस cos थीटा. सो यहाँ पर आप इस टेस्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ये मैथ्स का टेस्ट है. ओके, तो जहाँ पर आप कोई मैटर को देखते ही आप गेस कर लेते हो ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी, जिसके आप अपीयरेंस से ही आप गेस कर लेते हो.
Whereas what is content validity? Content validity means यहाँ पर आपको टीचर ने दिया है कि ये एल्जिब्रा का टेस्ट है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्योमेट्री सब्जेक्ट के टर्म से। ओके, सो यहाँ पर टीचर ने आपको टेस्ट एल्जिब्रा का दिया है लेकिन कंटेंट तो ज्योमेट्री का है, दैट मीन्स यहाँ पर कंटेंट इनकरेक्ट है। सो जब कंटेंट इनकरेक्ट होगा दैट इज नोन एज कंटेंट वैलिडिटी। ओके, सो यस, आप ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसको आप देखते ही गेस देखते ही गेस करते हो, उसके अपीयरेंस से ही जानते हो कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following indicators best indicates the credibility of the published research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी रिसर्चर के पब्लिश्ड रिसर्च के क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को बढ़ाता है। सो हियर क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्ट। So let's look at option A, institutional affiliation of the author. So here affiliation means position. So यहाँ पर रिसर्चर की पोजीशन से कि आप उस रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च को ट्रस्ट करते हो कि वो रिसर्चर कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है। नो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। Then here option C, date of publication. Again here option C is incorrect because आप किसी भी रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च की डेट ऑफ पब्लिकेशन से उस रिसर्च को ट्रस्ट नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च ने कोई टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च किया और किसी की रिसेंट रिसर्च है, so that's why here date of publication is not the factor in credibility. That's why here option C is incorrect. Then option D, number of references. So yes, number of references means किसी रिसर्च ने अपने रिसर्च में 20 रेफरेंसेस लिया है और किसी ने 40 रेफरेंसेस लिया है। सो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जिसने 40 रेफरेंसेस लिया है उसकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, जिसने 20 लिया है उनकी रिसर्च पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो। नो, नंबर ऑफ रेफरेंसेस इज नॉट द फैक्टर। अगेन हियर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो हियर ऑप्शन बी, whether a journal article is peer reviewed. So yes, it is the correct because आप जब भी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हो जर्नल्स आर्टिकल्स में, सो वो अननोन लोगों को सेंड किया जाता है और वो आपके रिसर्च टॉपिक और आपको कमेंट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि इफ योर रिसर्च इज ऑथेंटिक और नॉट, कि आपकी रिसर्च सही है या नहीं है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, whether a journal article is peer reviewed. So students, I hope the characteristic of research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow.